हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र पंकज शर्मा और मेरे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी देखिए और इस चैनल को जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग क्रस्ट, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग क्रस्ट पे। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जितेंद्र पंकज शर्मा जी से, जो कि हमारी चंबा की बहुत ही यंगेस्ट आवाज़ हैं। और आइए इनके बारे में जानते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने कीमती समय में से। अच्छा सर, मेरे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले आप ऐसा बताइए कि आपके नाम में बड़ा रहस्य है, जितेंद्र पंकज शर्मा, आपका इतना बड़ा नाम, ये इसके पीछे क्या रहस्य है, थोड़ा बताइए। इसके पीछे रहस्य तो कुछ भी नहीं है सर, पर ये ऐसा था कि जब मैंने शुरू किया था करियर इसमें, तो पंकज नाम से मोस्टली बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे लोग रहे जो काम करते थे। तो मुझे ना थोड़ा सा आप एक बोल सकते हैं कि एक डर था मेरे अंदर के पहचान कैसे बने, कुछ अलग सा, या तो यूनिक सा नाम हो या जितेंद्र रख लूं। जितेंद्र ही रखा। जब हम गए थे तब मैंने उसका नाम, बाहर गया था जब मैं, तो मैंने पंकज ही किया था। फिर बाद में सोचा कि क्यों ना इसको एक दोनों नामों को, क्योंकि जितेंद्र के नाम से मुझे कम लोग जानते हैं और पंकज के नाम से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने कंबाइन कर दिया इसको, जितेंद्र पंकज शर्मा। क्या बात है। और सर, हमारे व्यूअर्स को अपनी लेटेस्ट एल्बम जो चोरटी है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, आपने खुद लिखा है, ये किस तरह से? चोरटी ये गाना मेरा रिलीज़ हुआ अभी कुछ दिन पहले, 9-10 दिन पहले। अच्छा। तो वो गाना हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं जैरी भरमौरी जी। अच्छा जी। उनके गाने बड़े फेमस रहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। अच्छा जी। उन्होंने मुझे फ़ोन पे धुन सुनाई। अच्छा कि पंकज भाई एक गाना है। अच्छा। तो इसकी धुन सुनो। तो वो गाने की धुन मेरे को बड़ी पसंद आई। उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी, तो मैंने उनको कहा कि ये गाना मुझे दे दो आप। अच्छा। तो आप गा रहे हो? बोला नहीं, ये मैंने किसी को दे दिया है। अच्छा जी। तो मैंने बोला हो यार, ऐसा तो ये तो गलत किया आपने, तो मुझे देना चाहिए था पहले बोलते। अच्छा। बोला आप ही को दिया? अभी को दिया। हाँ, मैंने कहा अच्छा। अच्छा। तो वो बड़े मजाकी हैं, तो उनसे ये धुन मिली मुझे और उन्होंने ये गाना लिखा। अच्छा। बहुत प्यारी धुन है और आप ज़रूर उस गाने को देखिए। अभी रिलीज़ किया हमने D4 फिल्म्स पे। हमारे दर्शकों के लिए कोई 2 लाइन उस सॉन्ग की? जी ज़रूर। हो चोरटिए तई वो लुटी ले दिलड़ू न माना, कजो हंसदी वो गदरे टड़िए, तेरे दंदड़ू हेरी वो मरे गाना। क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया। गद्दी भाषा में है ये बेसिकली गाना ना। अच्छा, तो हमारी चंबा कल्चर ही है ज़्यादा है सर। और सर, वैसे तो आप चंबा से ही हैं, हम सब जानते हैं कि आप मशहूर हैं, हमारे चंबा से ही, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे आप बेसिकली कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं चंबा में? बेसिकली सर मैं चंबा खजियार का रहने वाला हूँ। अच्छा। खजियार बहुत ही खूबसूरत जगह है और बिल्कुल बिल्कुल मिनी स्विट्जरलैंड उसे कहा जाता है। तो क्या बात है, तो वहाँ का रहने वाला जी। तो सर आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब आपने स्टडी कहाँ की, पढ़ाई आप शुरू में आप खजियार में ही पढ़े? जी सर, मेरी एजुकेशन खजियार से हुई। अच्छा। मैंने 10th खजियार से करी। अच्छा जी। फिर +1 में मैं चंबा आ गया। तो उसमें आपका गायकी के क्षेत्र में कैसे आपकी रुचि पड़ी, स्कूल में ही या घर से कोई आपका बैकग्राउंड है इस तरह से? घर से तो कोई बैकग्राउंड नहीं है सर ऐसा, पर ये था कि जैसे स्कूल वगैरह में हम लोग +2 के बाद थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट हुआ कि गाना गुने गाने चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए फिर मैंने मेरा म्यूज़िक था एक्चुअली। अच्छा। सब +1-2 में? नहीं सर, मेरा म्यूज़िक था कॉलेज में मैंने म्यूज़िक रखा और इंस्ट्रूमेंटल रखा। इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा। तो क्या होता था, विद्यासागर सर जी हमारे वो वोकल के थे और सुरेश शर्मा जी हमारे इंस्ट्रूमेंटल के थे, दोनों ही रिस्पेक्टेड हैं। जी। और मेरे को वोकल में बड़ा शौक था। तो क्या होता है ना, जैसे कोई ऐसे सर होते हैं जिनके बारे में बड़ा ये होता है कि नहीं यार वो सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ये है वो। तो सागर सर के बारे में ना किसी ने मुझे ऐसे कहा कि नहीं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ये होगा वो होगा, तुम इंस्ट्रूमेंटल रखो, बजाने में भी आसान है। तो उस वक्त समझ नहीं होती थी, तो मैंने इंस्ट्रूमेंटल रख लिया। शौक म्यूज़िक का ही था, तो बजाने का भी शौक था। अच्छा जी। फिर बीच में मैंने सागर सर की क्लासें भी ज्वाइन करनी शुरू कर दी कॉलेज में ही। अच्छा। फिर मैंने जाना नहीं म्यूज़िक रूम से। अच्छा। कई बार चाबी भी मेरे पास होती थी उस म्यूज़िक रूम की, तो वहाँ से इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ कि गाने में जाना है मुझे। और सर, गायकी के अलावा आपके क्या कोई और शौक हैं, घूमना फिरना या कुछ किसी भी तरह का कोई शौक? गायकी के अलावा तो क्रिकेट खेलना पसंद है, जो क्रिकेट है वो बहुत पसंदीदा गेम है। और उसके अलावा मुझे एक्टिंग का, एक्चुअल में गायकी में आने का एक और रीज़न भी है इसके। अच्छा जी। वो ये है कि क्या हुआ कि मेरे को एक्टिंग का शौक था बचपन से ही। बचपन से कि मैं एक्टर बनूंगा और ये फिल्में देखते थे, बहुत मार खाई फिल्मों के लिए।
तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्टिंग करने का शौक था, तो एक एल्बम आई उस वक्त, जय बन्नी माता एक एल्बम निकली। तो राजू गाइड, किस ईयर की बात है सर? ये सर 2005 की बात, 2005 की बात। ठीक है सर। तो 2005 में वो एल्बम आई, तो ये लोग सर्च कर रहे थे कि किसी से गाना करवा, मतलब वीडियो बनती थी तब, पूरी एक सीडी आती थी। तो सीडी में 8 भजन होते थे इकट्ठे होंगे। तो वो उसमें एक गाना किया हमने। अच्छा जी। तो वो गाना ऐसे शौक में कर लिया, किसी को रिक्वेस्ट करिए करवा दो। फिर क्या वो एक्टिंग में चलते गए आगे, कदोना दिलदारा, परदेसिया, इंद्रो, ऐसी कैसेटें किसी और की गाई हुई वो आई। तो एक्टिंग में शौक था इसलिए चले गए। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ना नए जो सिंगर थे वो खुद ही एक्टिंग करने लगे। अच्छा। तो हमारा तो करियर दांव पे लग गया। अच्छा। तो मेरे को लगा कि यार क्यों ना मैं खुद गाऊं। तो दैट टाइम क्या हुआ कि उस वक्त मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करता था। अच्छा। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मुझे लगा कि मैं अपनी एक एल्बम निकालूंगा। फिर मैंने उस वक्त एक अपनी एल्बम लिखी। अच्छा। खुद के गाने लिखे, वो जिंद मेरी जान। ये कब एल्बम थी? ये 2007 में। 2007-8 में मैंने ये एल्बम लिखी और 8 में हमने पहली एल्बम जो रिलीज़ कर दी सीडीज़ पे। अच्छा। तो वो न्यू सीरीज़ एक कंपनी है इधर धर्मशाला में। अच्छा। तो उन्होंने ऋषि शर्मा जी उन्होंने रिलीज़ की, वो राजू छाबड़ा जी डायरेक्टर थे। अच्छा जी। उसमें बहुत सारे कलाकार हैं चंबा के, सबने काम किया है। तो सर आपकी गायकी और एक्टिंग में आप किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, किसे अपना गुरु मानते हैं, या आपका कोई आइडल उस तरह से? गायकी में भी और लाइफ के भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो आइडल क्या होता है कि बचपन से शुरू करते हैं, तो बचपन में हम कुछ और उसको देख के बनाते। सचिन तेंदुलकर को देखता था। अच्छा। घर में पोस्टर लगाए थे तो सचिन बनना चाहता था। तो ऐसे ऐसे आइडल बदलते गए धीरे धीरे। फिर गायकी में जब आए तो सबसे पहले स्टेज का जो फियर था जी, वो मेरा ख़त्म किया डॉक्टर महेंद्र सलारिया सर हैं। अच्छा जी। तो वो प्रयास नाम से एक कॉलेज में उनका एक संस्था थी, वो चलाते थे। तो उसमें एक स्किट थी, वो उन्होंने करनी थी स्टेज पे। और मैं फर्स्ट ईयर में था नया कॉलेज में। तो उस स्किट के लिए उन्होंने आर्टिस्टों को चुना क्योंकि हम उनके स्टूडेंट थे। तो मुझे एक शराबी माँ, मतलब बाप होता है, उसके बेटे का रोल मुझे दिया। अच्छा। तो स्टेज पे जाने का शौक था, एक्टिंग का शौक था, तो वो बड़ा इंटरेस्ट रहा, वो किया। अच्छा। फिर वहीं पे हमने गाने शुरू करे कॉलेज में ही। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक पीडीपी क्लासेस होती थी। मैंने ZC एक इंस्टीट्यूट है चंबा में। अच्छा। नितिन पिलाजी हैं, तो उनके वहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती थी। और वहाँ फिर हम क्योंकि वो सर भी इतने हम्बल हैं और वो भी हमारे साथ सर तो नहीं रहे, हमेशा दोस्तों की तरह रहे। अच्छा। तो वहाँ एक जो था एक्सप्लोर मिला मुझे, जिसमें मुझे सिटी चैनल ने शूट किया। उनके जितनी भी एड्स होती थी वो सिटी चैनल शूट करता था। अच्छा। तो उसके बाद नितिन पिलाजी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा मुझे इस चीज़ में आगे लाने के लिए। बिफोर दैट अगर बात करूं तो मदर का मेरे फादर साहब बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, हम छोटे थे तब। तो मदर तो हमेशा इंस्पिरेशन रहे ही रहे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही सपोर्ट करी हमेशा। उन्होंने कभी रोका नहीं कि ये काम कर रहा है तो करो। तो उनके लिए तो चलो खैर शब्द कम पड़ जाते हैं जी, माँ बाप के लिए। तो उसके बाद जो इंस्पिरेशन रहे लाइफ में मेहनत करने के, वो मेरे मामा जी हैं, देसराज शर्मा जी। अच्छा। वो बहुत जुझारू इंसान हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके आगे आए हैं, वो रहे। फिर धीरे धीरे हम कॉलेज में आए, स्कूल में आए, तो इस तरह से आइडल बनते गए, बढ़ते गए, सीखते गए। जी जी जी। तो सर आपने अभी तक कितनी एल्बम्स रिलीज करी हैं? एल्बम्स तो सर काफ़ी हैं, 25-30 से ज़्यादा एल्बम होंगे। 30 से ज़्यादा। तो इनमें से आपने कितनों में गाया है खुद और कितनों में एक्टिंग की है? गाने का की बात है। जी जी बिल्कुल। गाने का तो सर, एक्टिंग तो उस वक्त जब सीडीज़ का ज़माना था तब तो करी है 15, 18, 20, शायद इतना याद नहीं है। अच्छा जी। वो करी है एज एन एक्टर। फिर एज ए सिंगर तो मेरी अभी तक, अब तो एल्बम का खैर ज़माना नहीं है, बट गाने सिंगल जी जी। एल्बम मेरी खुद की एक निकली थी और उसके बाद हमने करीब 10-12 गाने कर लिए हैं अभी तक यूट्यूब पे अपने चैनल। सिंगल्स का ही ज़माना, अब तो एल्बम का ज़माना नहीं है, सिंगल्स का ही, जो बहुत अच्छी बात है। और सर आपकी मतलब लाइफ में अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं अभी तक? आप किसे अचीवमेंट मान रहे हैं अपनी, क्या बताना चाहेंगे कुछ? अचीवमेंट सर मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट वो था जब चंबा रुमाल की झांकी 26 जनवरी 2017 में सिलेक्टेड हुई दिल्ली के लिए जी। राजपथ पे वो झांकी बननी थी और इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ था कि किसी चंबा के पर्टिकुलर किसी चीज़ की एक झांकी बननी थी और उसको प्रेजेंट करना था नेशनल लेवल पे जी। तो उसके लिए सिलेक्शन हुई एज एन, जो हमारे चंबा रुमाल पे राधा कृष्ण की रासलीला दिखाते हैं ना जी। तो उस रासलीला में भगवान कृष्ण होते हैं और राधा होती है और साथ में गोपियाँ होती हैं।
तो और उधर भी कृष्ण दिखाते हैं, तो वो उसको हम लोगों ने झांकी पे प्रेजेंट करना था। अच्छा जी। तो उसमें सिलेक्शन हुई और बड़ा प्राउड मोमेंट था। 20-22 दिन हम वहीं रहे, RR कैंप है राष्ट्रीय रंगशाला दिल्ली में, तो वहाँ रहे और हमने वो स्टेज पे किया और बड़ा प्राउड महसूस हुआ। बहुत बड़ी बात है आप जी, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हमें एक्चुअली हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और एज अ चंबियाड़ हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो और ज़्यादा प्राउड हुआ। और वहाँ पे फिर नरेंद्र मोदी साहब और ये जितने भी राष्ट्रपति उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे जी, और इन सब से हम लोग मिले, तो एक अच्छा महसूस हुआ। मतलब आपने चंबा को इतने बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जी। उसके बाद हमारी सिलेक्शन सर शिंजो आबे भारत जापान समिट होता है गुजरात में, तो गांधीनगर में वो समिट था, तो उसके लिए जब हम वहाँ प्रेजेंट करके आए, तो उसके रिप्रेजेंट करके आए, तो उसके बाद हमें जो है वहाँ भी बुलाया गया हिमाचल की तरफ से। गुजरात में हमने इंडिया जापान समिट में भी हिमाचल को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। बहुत बड़ी बात है खुद में। और क्या चैलेंजेस रहे सर अभी तक, जैसे अभी तक आपके कैरियर में कितने का चैलेंजेस रहे, कैसे आपने ओवरकम किया उनको? चैलेंजेस तो सर बड़े सारे चैलेंजेस हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे हिमाचल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिल्ड नहीं हो सकती। नहीं। उसका दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारी लैंग्वेज बहुत है, मतलब हर 10 कदम के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज होती है। बिल्कुल। हमारी कोई खास पर्टिकुलर लिपि नहीं है जो पढ़ाई जाए स्कूल में। जैसे अदर स्टेट में आप चले जाएं, जैसे पंजाब, गुजरात, तमिल है, जहाँ भी तेलुगु है, वो पढ़ाई भी जाती है, बंगाली है, बिल्कुल वो पढ़ाई भी जाती है और फिर उसकी इंडस्ट्री भी है, तो क्योंकि उसको सब सुनते हैं फिर। तो यहाँ हम अपर शिमला के नहीं समझ पाएंगे, अपर शिमला वाले लोअर के नहीं समझ पाएंगे। ये तो सही बात है। तो यहाँ लोअर, तो हमें ये चैलेंज है बहुत बड़ा। शिमला में अलग भाषा, कुल्लू की अलग भाषा, चंबा की अलग, मतलब थोड़ा है। हमारे चंबा में ही बड़ी सारी अलग है। चंबा में अलग है, तो और साइड जाएंगे तो बिल्कुल गद्दी भाषा बोलेंगे, चंबा में चमियाली बोलेंगे, बटियात साइड थोड़ा कांगड़ी टच आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए आज की डेट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री बिल्ड हो। उसी चक्कर में हम जो है इस वक्त अगर अचीवमेंट्स में कुछ और जोड़ूं तो आपका अभी हमने रिसेंटली भूत पुलिस मूवी करी है टिप्स फिल्म्स की, जिसमें सैफ अली खान, जैकलीन फर्नांडिस, अर्जुन कपूर और यामी गौतम मेन लीड में थे। तो हमारी सिलेक्शन हुई यहाँ से, मैं और रितिका ठाकुर और दीपिका ठाकुर ये सब सेलेक्ट हुए। अच्छा जी। तो डलहौजी में शूट हुआ, फिर पालमपुर में शूट हुआ। उसके बाद देन कुछ सेलेक्टिव लोगों को, हमें जिनको डायलॉग्स वगैरह थे, उनको मुंबई बुलाया गया, तो 7 दिन हम वहाँ रहे। अच्छा जी। ये कब की बात है सर? ये अभी 2020-21 की बात है। तो रिसेंटली बहुत बड़ी बात है फिर तो। रिसेंटली हमने वो करी। बिफोर दैट 2018 में मैंने 2010 में मैं एक्चुअली मुंबई चला गया था सर। अच्छा। मैं जोड़ूंगा इस चीज़ को क्योंकि 2010 में क्या हुआ कि एक ना सीरियल बन रहा था यशराज फिल्म्स का, पाउडर करके, सोनी चैनल के लिए। अच्छा जी। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा जी। तो उसमें सिलेक्शन हो गई और दैट टाइम मुझे लगा कि मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से बाहर, क्योंकि अच्छा लगा, सिलेक्शन हुई बहुत सारे लोगों में। तो फिर मैं मुंबई चला गया। तो मैं मुंबई रहा 1.5 साल। वहाँ मैंने स्ट्रगल किया सीरियल्स के लिए, बहुत सारे सीरियल में शॉर्ट लिस्टेड भी हुए, लेकिन एक टाइम पे थोड़ी होम सिकनेस हो गई, तो मुझे लगा वापस जाना चाहिए। तो घर के लिए आया, फिर यहाँ कुछ काम पेंडिंग थे तो वहाँ वापस नहीं जा पाया। तो अभी रिसेंटली मुंबई गए थे हम और एक सीरियल वो किया था, उसके बाद ये मूवी करी, और एक हमने डीडी नेशनल के लिए सैर पहाड़ा दी एज एन एंकर मैंने वो किया। 25-26 एपिसोड थे उसके जो हमने किए। फिर तो काफ़ी अचीवमेंट्स आपने करी हैं लाइफ में, और इसमें चैलेंजेस भी आपने जैसे बताया कि लैंग्वेज का बैरियर है इसमें, और इंडस्ट्री हमारे हिमाचल में नहीं बिल्टअप हो पा रही, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। जैसे पंजाब में एज ए होल वो पंजाबी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, लेकिन हिमाचल में लैंग्वेज का बहुत बैरियर है। बहुत बड़ा बैरियर है सर। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि हम जैसे अगर हम चंबा के कलाकार हैं, होता क्या है कि हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंबा को, हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमेशा एक कलाकार चाहता है कि उसकी एक वैल्यू हो कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में झेलनी पड़ती हैं, तो हमें लगता है, फिर हम फेडअप हो जाते हैं। हमें लगता है यार हम अपने पैसों से कर रहे हैं, सरकार तो कोई अनुदान नहीं दे रही कलाकारों को, सरकार तो कुछ नहीं कर रही, प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ वो कर रहे हैं छोटे लेवल पे, छोटे कहीं नुक्कड़ है तो उसके लिए बुला लिया, दिहाड़ी दे दी। बट हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री अगर सरकार एक है सर, एक फिल्म बनाने के लिए प्रावधान है, वो इसमें मिलता है हिमाचली, उसमें शिमला में उसका मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ रखा जाता है, लेकिन वहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पाते जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, जो कर रहे हैं काम। क्यों वहाँ फिर आपको सिफारिश चाहिए, हेलो चाहिए, मतलब जो एक्चुअली डार्क साइड है पॉलिटिक्स की और डार्क साइड है ये, वहाँ वो लोग पहुँचेंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो ऑलरेडी एक अप्रोच रखते हैं, तो वो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग गाने निकालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हम किसी से कोई एड नहीं लेते, हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर
स्पॉन्सर कर देते तो ठीक है, अगर कोई नहीं करता तो सरकार तो हमें नहीं सपोर्ट कर रही है ना, प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत मुंह फट कह सकते हो आप मुझे, मैं कह देता हूँ, क्योंकि उसके एक रीज़न है सर। अगर हम कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम अपनी गायकी को प्रमोट, अपना हिमाचल के गानों को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज ही है। मैं इसको चैलेंज में ये भी चैलेंज में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, अब आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, चलो आप तो अपना कर रहे हैं, आप अपने लिए आपने एक्सप्लोरिंग क्रस्ट, आप अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे जी। हमारे लिए होता है कि हम चंबा को प्रमोट कर रहे हैं, हम हिमाचल को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार या ये जो प्रशासन है, ये लोग कुछ ऐसा प्रावधान रखें कि जो कलाकार अच्छा काम कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए, वो चीज़ें बननी चाहिए। जी जी, सही बात है। तो पंकज जी, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि आपका एक जो नाम है जितेंद्र पंकज शर्मा, और आपकी एक जो पहचान है, वो आपका एक लैंडमार्क सॉन्ग कौन सा रहा है जो आपको एक मानते हैं कि उस सॉन्ग से आपकी जो है प्रसिद्धि जो हुई थी? बिल्कुल जी। एक गाना 2018 में मैंने किया था, तो वो हमारे चंबा के गाने हैं और हमने बचपन में सुने थे, बट वो यूट्यूब पे कहीं सुनने को नहीं मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। तो मुझे लगा कि मैं इन गानों को एक बार रिक्रिएट करूं। गाने तो वही हैं, धुन नहीं बदलेंगे, मूल स्वरूप वही रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा, थोड़ा नयापन आपने देने की कोशिश की उसमें। मैं चाहता था कुछ नया इसमें हो, तो वो गाना था ढिकलूरी जोड़ी जी। तो वो गाना बनाया जब, तो आज वो 3 मिलियन के करीब पहुंच गया। 3 मिलियन? जी जी, 30 लाख लोगों ने उसको ये सब इनका प्यार है, लोगों का प्यार है। व्यूअर्स, आपका बहुत धन्यवाद। देखिए 30 लाख व्यूज उस पे आए हैं। जी जी, 3 मिलियन हो चुके हैं अभी। तो वो गाना मैं चाहूँगा दो लाइनें जी 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 जी, तो उस गाने ने पहचान दिलाई एज ए सिंगर। तो चलो। हो तेरी मेरी ढिकलूरी जोड़ी वो मेरे यहाँ काले भोराओ, होए जोड़ी कुनिए बछोड़ी वो मेरे यहाँ काले भोराओ, चिट्टे दंदा खोड़े रा दंदा सा वो मेरे यहाँ काले भोराओ, हो कुनी पाया दंदड़ूरा हंसा वो मेरे यहाँ काले भोराओ। क्या बात है, ये गाना था जी। क्या बात है सर, बहुत अच्छा है ये सॉन्ग। लड़ी थी ये छोटे छोटे गाना। हाँ, ये आपका सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हुआ उस टाइम पे। ये 2000 कितने की बात है सर? ये मैंने 2018 में किया था। 2018, ये बहुत पॉपुलर हुआ आपका सॉन्ग। देखो 30 मिलियन इसमें व्यूज है। तो सर ढिकलू की जोड़ी तो आपका 30 लाख व्यूज इसमें आपने अचीव किए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई आपका इतना पॉपुलर हुआ है सॉन्ग? पॉपुलर तो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे चल रहे हैं, अभी चोरटी भी इंस्टाग्राम पे लोग शेयर कर रहे हैं। गागर मैंने रिसेंटली गाना रिलीज़ किया है, 2-2.5 लाख से ऊपर उसके भी व्यूज़ हैं। तो वो पॉपुलर होते, मोस्टली मेरे जितने गाने मैंने रिलीज़ किए उसमें एक आध को छोड़ के सभी 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख। बिजलू दा दराट हमारा एक गाना जो हमारा चंबा का बड़ा दिया मेरा बिजलू दराट, वो 7 लाख प्लस है अभी। और एक और बहुत पॉपुलर रहा करमू अछाड़ा, वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया अभी। अच्छा जी, वो 1 मिलियन चला गया। वो गाना भी बड़ा पसंद किया लोगों ने, वो सुनाता हूँ मैं। वो भी उसकी दो लाइनें प्लीज। जी जी जी। हो हाय वो मेरे करमुआ छेड़ा हो, तेरे साई छेड़ बिना होना हो अधी पीती अधी जेबा पाइयो, अधी असा घर जाई लाणियो, भिखू गले टॉर्च बालोरियो, आई ममे भाणजेरी जोड़ियो। तो सर आपसे अपने व्यूअर्स के लिए मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके कैरियर में आपको किसी ने सपोर्ट किया घर से, या कोई आपके फैमिली में फ्रेंड्स, या कोई को आपकी बैकबोन कौन है? सर एक्चुअली सपोर्ट तो घर से रही है हमेशा ही, मतलब वाइफ की सपोर्ट है, मदर की सपोर्ट तो रही है हमेशा ही, और मामा जी हैं उनकी सपोर्ट रही है। फ्रेंड्स हैं जो गांव में अपने जितने भी लड़के हैं, जो भी परिवार है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं, और दर्शक तो सपोर्ट करते ही करते हैं हमेशा ऑलवेज। तो हम माँ बाप के सपोर्ट को तो हम उसको, मैंने जैसा पहले कहा कि हम किसी शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन उसके अलावा जो मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आते गए, सपोर्ट उनकी हमेशा रहती गई। जैसे कि मैंने नाम लिया डॉक्टर सलारिया जी, महेंद्र सलारिया जी, और नितिन पिला जी, और धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ते गए तो सपोर्ट रहती गई। तो मेरी वैसे उसके बाद अगर अब तक कोई एक लंबी सपोर्ट किसी के साथ मुझे एज एन को एक्टर रही है, तो वो रितिका ठाकुर और दीपिका ठाकुर जो मेरे साथ मोस्टली गानों में दिखती हैं, उनकी बहुत सपोर्ट रही है। वो मैं उनको, जो मेरी शूटिंग्स होती हैं उनका हमेशा बैकबोन मानता हूँ मैं उनको, क्योंकि वो हमेशा
हमारे ऑर्नामेंट हो गए, ज्वेलरी हो गई कि तनु ये करना है, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, तो वो मेरे साथ हमेशा सपोर्ट में रहे। अच्छा। मेरी छोटी बहन की तरह है वो, और हमेशा उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ऑलवेज शूटिंग के लिए ख़ास तौर पे। मैंने कभी उनको ये नहीं कहता कि मैं आपको ये दूंगा या पैसे नहीं दे पाऊंगा, वो हमेशा कभी पैसे की बात हमारे बीच में आती नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छे दोस्ती है, उनके साथ बहुत क्लोजनेस है जो हमेशा रही है, और उन्होंने सपोर्ट जो है इस लाइन के लिए बहुत किया। बहुत सर। और आपका भी आगे पंकज सर क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आगे, किस तरह से आप खुद को प्रोजेक्ट करेंगे आगे? फ्यूचर प्लानिंग सर ऐसा है कि अभी देखिए अभी रिसेंटली चलो हिमाचली गाने तो हम कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी एक जो OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है अब, हॉटस्टार हो गया, प्राइम टाइम हो गया, अमेज़न प्राइम जी, तो ये आ रहे हैं अब, तो वेब सीरीज़ आ रही हैं, वेब सीरीज़ का ज़माना है। तो एक वेब सीरीज़ अभी मैंने रिसेंटली की है, यार अनमूल्य, पंजाबी एक फिल्म आई थी, उसके उन्होंने वो जिन्होंने बनाई थी, उन्होंने एक वेब सीरीज़ अभी अभी बनाई है वो, तो उसमें मैं लीडिंग रोल में हूँ। 4 लड़कों की कहानी है, उसमें से एक लड़का मैं हूँ, और चारों लड़के पंजाब से हैं, तीनों लड़के पंजाब से हैं, और मैं चंबा से हूँ। क्या बात है। और ये मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है, ये भी अचीवमेंट है। जी। उसमें हमारे साथ उड़ारियाँ सीरियल की एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने स्वीटी का किरदार निभाया था, कलर्स पे आता है वो हमारे साथ हैं उसमें, और काफ़ी अच्छा वो प्रोजेक्ट है, वो भी आएगा। इसके अलावा और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, कोई आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से, कोई आपका लास्ट कोट? मैं ज़रूर लास्ट कोट ये कहूँगा कि आपको जो हमारा शौक़ है, जैसे मुझे शौक़ है, आपका चैनल है उसको बना रहे हैं आप, तो मेहनत कंटिन्यू आप कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ शायद मैं थोड़ा सा कई बार डाइवर्सिफाई हो जाता था कि ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, और मैं बड़ा लेट हो गया एक जगह पे फोकस होने पे, मुझे लगता है, क्योंकि सिंगिंग या एक्टिंग मुझे इसी में फोकस रहना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ कि व्यूअर्स के लिए जो भी ये काम करते हैं या जो भी लोग ऐसा शौक़ रखते हैं, वो अपने पैशन को फॉलो ज़रूर करें। बिल्कुल, और आगे बढ़ते रहें, लगातार सपोर्ट करते रहें एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगी जी। और इसके अलावा और तो क्या ही ज्ञान, क्योंकि आजकल हर कोई ज्ञान रखता है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि हाँ, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और सपोर्ट करते रहिए। ये ज़रूर है कि हिमाचल की इंडस्ट्री बननी चाहिए, और उसके लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार, प्रशासन यहाँ तक जाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा उनको कि आप उन कलाकारों को जांचिए, उन कलाकारों को परखिए, उन्हें पहचानिए, और एक ऐसा विंग बनाइए जो विंग कलाकारों को सपोर्ट करे। देखिए, हम मंत्रियों के स्वागत में स्टेज पर डांस करने के लिए ही नहीं है, हम उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करेंगे आप, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर शायद हम एक अच्छा नाम बना सकते हैं। हम अपने दम पे तो कर ही रहे हैं, जब प्रशासन और सरकार मिलकर एक ऐसा विंग रेडी करेगी जिसमें हम हिमाचल की इंडस्ट्री को बिल्ड कर पाएँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूर करे सरकार कभी ना कभी। और इसके अलावा तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे, आपका धन्यवाद सर, आपने अपने इतने कीमती समय में से मुझे टाइम निकाला, और बड़े आप डाउन टू अर्थ रह के आपने इतनी बातें मेरे साथ की। और आप भी एक्चुअली, आप देखो, आप भी इतना टाइम अपना निकाल रहे हैं, अपनी हर चीज़ से आपने वक्त निकाला है, तो आपका पैशन देख के मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ कि धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बार मेरे चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए अपील कर दीजिए। मैं अपील ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं सभी जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मेरे गाने सुनते हैं, मैं चाहूँगा कि शुरुआत होती है ये कहीं से, एक छोटा सा कदम हम लेते हैं, और उसके बाद फिर वो कदम अगर रुके नहीं तो फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और एक्सप्लोरिंग क्रस्ट भी वैसे ही एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहा है, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ये चैनल आने वाले टाइम में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो इनका पैशन है उसको देख के मैं निवेदन करूँगा सभी लोगों से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोगों को आपको जानने का मौका मिलेगा, कई लोग नहीं जान पाते हमें कि हम क्या कर रहे हैं, और लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं जिनको शायद आप एक्सप्लोर करेंगे, तो सबको इस मंच पर लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि हम अपने हिमाचल की इंडस्ट्री बना पाएँ, हम लोगों से जुड़ पाएँ, मेन स्ट्रीम लोगों से जुड़ पाएँ। उसके लिए आप सब लोग ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच जितेंद्र पंकज शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की और इनके विचारों को जाना, इन्होंने क्या अचीव किया है, इनकी अचीवमेंट्स जानी, इनसे बातचीत की। और इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र पंकज शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय दिया। और व्यूअर्स ऐसे देखते रहिए हमारे एक्सप्लोरिंग क्रस्ट चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।